पहुँच नहीं पड़ले पहुँच। nth ऑर्बिट का रेडियस और उसका एनर्जी निकालने का मेरे पास एक फार्मूले है, जिससे किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा और उसका त्रिज्या निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग थोड़ा हट के इधर बैठो, विचार विमर्श उधर चलो ना, उधर थोड़ा न्यूक्लियस पर प्लस जेडी चार्ज होंगे, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित हैं, कौन उपस्थित है? बाबा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन उपस्थित है, वहाँ पर प्रोटॉन उपस्थित है ना, प्रोटॉन उपस्थित है। अब देखो ये मान लो कि nth ऑर्बिट के लिए हम लोग बात करते हैं। nth ऑर्बिट जैसे Tn निकाल लेते हो तो कोनो पद निकल जाता है पी का, जो भर बदल दूसरा तीसरा पचमा छठा सोहन, तो nth का निकाल लेंगे, यानी कि Rn बराबर सूत्र एक ठो है जो तुमको याद करना है, पूर्व भी हालांकि होते हैं। ये Rn बराबर है एप्सिलॉन, चलो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं फार्मूले को, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, ये सूत्र है, रट लेना इसको, ड्राइव कौन करने वाला है इसको। ये किसका फार्मूला है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये कल जो बोर एटॉमिक मॉडल, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतना बड़ा होगा त्रिज्या, इतना बड़ा, कितना बड़ा, तो इतना बड़ा। अब किसके लिए निकालना चाहते हो और किस एटम के लिए निकालना चाहते हो उसका रखो, क्या ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट निकालना चाहते हो दूसरा ऑर्बिट दूर रखो। हाइड्रोजन निकालना चाहते हो उसका रखो परमाणु संख्या, निकल गया उसका त्रिज्या, उस ऑर्बिट का कितना बड़ा क्षेत्र होंगे, और एंगस्ट्रम में निकलेगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 700, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁹। क्या तुम लोग कंपटीशन क्वालिफाई करोगे? एक एंगस्ट्रम काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, ये बड़ पूछा है ऑब्जेक्टिव में। ये एक पारसेक बराबर, पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? एक पारसेक बराबर, पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? पारसेक है, हाँ मात्रक है। किसका मात्रक? जी क्या बोलते हैं नंबर में दूरी का है ना। यानी कि यहाँ Rn देखो, यहाँ Rn है, वो निर्भर करेगा किस पर? मतलब हाइड्रोजन एटम ले रहे हो या पोटासियम ले रहे हो, सोडियम कोई भी एटम ले रहे हो, तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का तो एक ही होंगे ना, अब सोडियम का जगह ही होगा। अब उसका अलग अलग ऑर्बिट बात करोगे, अलग अलग परमाणु वही संख्या वही है, तो ये कांस्टेंट यदि ले लेते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस कंडीशन में क्या होगा, n स्क्वायर के, यानी कि ऑर्बिट बढ़ेगा 2 3 4, तो उसका ऊर्जा भी क्या होंगे। हम लोग ये बात पढ़ भी चुके हैं, जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती है ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और न्यूक्लियस से बगल वाला सबसे ऊर्जा कम और उसके बाद वाला सबसे अधिक, इस प्रकार से आगे फिर बढ़ते जाते हैं। और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किस वेग से मूव कर रहा है, उसका वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। बढ़े हो ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो दौड़ रहा है, वेग उसके पास है, कितना वेग है, तो Vn उसके पास वेग है, और वो वेग होंगे 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, इतना मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग मीटर पर सेकेंड है नापेगा ना, इतना मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, और Z परमाणु संख्या, n नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो किस ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का वेग, तो n रखो 1 2 3 4, Z जानवे करते हो, परमाणु संख्या है, निकलेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इस पर करते हैं, और एनर्जी का भी बात देखते हो, एनर्जी जो होंगे, एनर्जी कितना होंगे, एनर्जी कितना होगा, चार चीज़ हम लोग पढ़े थे ना, त्रिज्या, वेग, एनर्जी, और वो एनर्जी जो होंगे ये हम लोग IIT में पढ़े थे, तो उसी से तुमको बता रहे हैं। अब देखो एनर्जी जो होंगे वो एनर्जी रखना, वो भी होते हैं, हालांकि ये भी नहीं पता चलेगा, जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो मर्ज किए हुए हैं ये न फिजिक्स पूरा है ना ये पूरा केमिस्ट्री है, अप्लाइड साइंस इसको कहा जाता है, लिखे हुए हैं, समझ में आ गया ना, इसीलिए से है, इसमें केमिस्ट्री भी फिजिक्स दोनों मिक्सिंग किए हुए हैं, तो बाद में सब सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं ना। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होते हैं, मैथ तो फिजिक्स तो मिक्स हो भी करता है, इसमें कोई कहने वाला बात, वो तो इंटर में मिक्स कर देते हैं, नहीं है मिक्स, अभी पढ़ोगे देखना, तब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा मैथ में, लॉगरिथम सब अति फिजिक्स में आता है, सब समझ में आ गया ना। चलो अब फिजिक्स में भी होगा, मैथ में भी होगा फिजिक्स मिक्स, मैथ में भी होता है फिजिक्स मिक्स। देखो मैथ का टॉपिक जाएगा फिजिक्स में, फिजिक्स में जाएगा मैथ में, दोनों ये है, समझ में ना। 12th में ही पढ़ोगे, टेंजेंट नॉर्मल जब खत्म होता है, रेट मेजर चेंज चैप्टर है, उसमें फिजिक्स का यूज है, मैक्सिमम इनवर्स फिजिक्स का। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनर्जी निकालना होगा तो -13.6 Z² अपॉन
एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो निकलता है ना इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है एनर्जी। किसका? nth ऑर्बिट के लिए बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं? nth और फिर जमा ऑर्बिट की बात की, n का मतलब पुट कर देंगे, क्वेश्चन आगे करेंगे, निकाल के दिखाएंगे इस एटम का, उसमें एटम की एनर्जी, वेग, त्रिज्या, सब बात समझ में आ गया ना। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल, या इसको सिर्फ EJ भी कह सकते हो। और यही रखना है ध्यान में तुमको। फिर इससे तो 1 जूल बराबर निकालेगा तो एक बट्टा में चलाएगा, उसके लिए जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएंगे। इसको इलेक्ट्रॉन जूल बोलेंगे या ई? इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है ना, तो फिर 1.6 इंटू 19 एक इलेक्ट्रॉन बराबर लिखे थे उधर, हाँ 1.6 लिखा तो वही जूल लगा लेते, जूल लगे, जैसे किलो लगता है किलोमीटर हो तो ई लगा, तो ई लग गया। तो चलो, तो अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और इस पर देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल इस पर बनेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ एक है, क्वेश्चन लिखते हैं और समझने का प्रयास करना। कंपटीशन समझ नहीं आएगा जनरली, आपको प्योर इंटर जैसे NTPC का एग्जाम देगा ना, सेकेंड एग्जाम फ्री ने मेंस एग्जाम देगा, तो वहाँ तो इंटर से पूछते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी काम करेगा इंटर का पढ़ा हुआ, खासकर 11 से अधिक क्वेश्चन आता है, 12 से ज़्यादा। ननटेक वाला विद्यार्थी है, अच्छा तैयारी है, फर्स्ट एग्जाम पास करके NTPC, ननटेक बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से है, भूल चुका है, नहीं पता है, मेंस में फंस जाएगा। आगे चलो, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं है, 11 12 या तो पढ़ भी नहीं किया है कभी, वो तो सोचेगा फर्स्ट पढ़ लेंगे, नहीं है संभव। 1 साल टाइम दो, एग्जाम में फिर तुरंत 2 महीने बाद मेंस। हाइड्रोजन कुछ समझ में आया कहाँ काम देगा ये, और कहाँ फंसेगा, तू कहाँ बाजी मारोगे, इसलिए थोड़ा सा ननटेक को पोर्शन मजबूत कर लेते हैं हम लोग। साइंस अच्छा मजबूत रहेगा, साइंस फीस नहीं पढ़ना पड़ेगा ननटेक, मतलब कोई भी कंपटीशन का साइंस जितना पढ़ा रहे हैं साइंस वो सफिशियंट है, सीजीएल लेवल तक का सफिशियंट है, समझ में आ गया ना। क्योंकि पॉलिटेक्निक तो पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, ये तो सब के लिए पढ़ा रहे हैं, इसमें तो काफ़ी अलग लेवल है, इसीलिए मेहनत करके पढ़ लो। अभी साइंस पढ़ने का अच्छे से मौका कोर्स में ही मिलते हैं, कंपटीशन में नहीं मिलता है पढ़ने का मौका। कंपटीशन में ढेरी पेपर रहेगा, ई पेपर पढ़ेगा, पेपर दिमाग खराब हो जाएगा। चलो हाँ, उसको फुर्सत है, नहीं तुम भी कहेगा छोड़िए ना, 2 महीना बचा लग जाए, घिच दीजिए, कहेगा ठीक है। हाइड्रोजन एटम के त्रिज्या का मान निकालें। देखो सिलेबस में जैसे इसीलिए हमको आदत लग चुका है, जनरली हाई क्लास को पढ़ा है ना, वहाँ विद्यार्थी का रहता है प्रेशर, क्या महीना में ख़त्म कीजिएगा, आदत लग चुका है मेरा, इतना दिन में ख़त्म कर देंगे लैन मलैन। विद्यार्थी वहाँ क्या कहता है, क्या महीना में, पहले आता है पढ़ने को तो कितना पढ़ाइएगा, टाइम कितना लीजिएगा, आदत लग चुका है। इसीलिए बाबा कहते इतने दिन में कितना जमा करो, इतना दिन में ख़त्म, सीधा वहाँ ऐसे चलता है मार्केटिंग। उसको समझ में आया, इसका तैयारी करना चाहते हैं, क्या महीना में कितना में देना, इतना ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसीलिए तो इंटर 11 12 यदि गसते नहीं ना, इस समय बेनिफिट नहीं ना मिलता है हमको पढ़ाने से। हाइड्रोजन एटम के कंटेंट ज़्यादा है, इनकम कम है, मान निकालें। हाइड्रोजन एटम के त्रिज्या का मान निकालें। इन्हें कहा है कौन का, किसी का निकाल लेंगे एगो उसमें तो खैर हाइड्रोजन में क्या ऑर्बिट होते हैं पता होगा तुमको, कारण भी पता है, नहीं पता, दिमाग से उतर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक में जब पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी जान लो होते हैं ऐसा। हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तुमको पूर्ण ज्ञान नहीं दिए हैं, अभी उसका पूर्ण ज्ञान तुमको नहीं दिया, अभी जितना इंटरेस्ट में था उतना ही 11th का ज्ञान कहाँ दिए हैं, वो तो बाकी अभी इसीलिए टॉपिक्स आ रहे हैं। 1S के बाद 2S क्यों होते हैं वो सब चर्चा करना अभी बाकी है ना, आएगा समय और इसके बाद आएंगे तब बात करेंगे। सॉल्यूशन 4H एटम, हाइड्रोजन एटम का हम लोग यदि बात करेंगे तो परमाणु संख्या 1 और उसमें क्या कक्षा होगा ना जी, तो उसका निकालना होगा R का मान, त्रिज्या निकालना होगा। लगा फार्मूला, क्या लिखा है त्रिज्या 0.529 लिखल है ना, इसको 0.53 भी लगभग कर सकता है, 0. क्या कर सकता है 53 भी, कैलकुलेशन के लिए 53। n का मान कितना है बोलो, 1 होगा ना n का मान, 1 का स्क्वायर। अब बटे बोलो Z कितना है Z, 1 मात्रक एंगस्ट्रॉम, मात्रक 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पावर -10 सेंटीमीटर में, है, सेंटीमीटर में कितने 10 होता पावर है, -8 10 पावर -8। क्यों निकाला सेंटीमीटर, अरे त्रिज्या निकाल रहे हो ना,
मीटर में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो छोटा चीज़ इसलिए हम लोग किस में निकाल देते हैं, सेंटीमीटर में निकाल एम में भी कह दो, लेकिन सेंटीमीटर रीजनेबल लैंग्वेज है। चलो मेरा गुना भाग देखिए कितना ठोस है, मेरा गुना भाग तुमको पता नहीं कितना ठोस है, हैं? अरे इतना एंगस्ट्रम होगा ना, तो मात्रा लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो इसको गुना भाग करेगा डायरेक्ट, मान लो ये नहीं भी लिख सकते हो, मैंने वहाँ लिख दिया सीधे। चलो ये निकलेगा डायरेक्ट 0 पॉइंट क्या निकलेगा, अरे तुम्हारा जो गुना भाग तो एक एक कटेगा, इसको एंगस्ट्रम लिख दो, है इसमें गुना भाग के कौन बदलना नहीं हमको सेंटीमीटर में, नहीं रहने दो, एंगस्ट्रम में नहीं लिखना चाहिए, फिर भी लिख लिया, चलो करना बात नहीं, दूसरे में लिखेंगे। सोडियम परमाणु के, ये समझ में आ गया, हाँ दूसरा देखते हैं। सोडियम परमाणु के कोई भी निकाल सकते हो, किसी का भी, फिर आगे जाएंगे तो काफ़ी न्यूमेरिकल है, बहुत चीज़ वहाँ बताएंगे न्यूमेरिकल करने के बाद, देखते हो न्यूमेरिकल में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सब जितना थ्योरी पढ़े हो ना सब न्यूमेरिकल करेंगे, स्पीड्स, वो लाइट से भी आएंगे जो चीज़ तुम हालांकि पढ़ भी चुके हो। सोडियम परमाणु के, अच्छा जल्दी इसका निकालना होगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा फार्मूले से, ये कुछ सब में ZN है ना, खाली क्या करना है, ZN का मान पुट तो HW दे देते हैं, यहाँ से इसका वेलोसिटी निकाल लेना, एनर्जी निकाल लेना, दोनों निकाल कर आना। अरे Z1 रखना है तो यहाँ रखो, निकल जाएगा आंसर। कितना तक का निकाला है कितना तक का निकालना है, जितना तक का निकल सकता है उतना तक का निकालो। वीडियो नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, कितना तक का निकालना है, हाइड्रोजन में क्या को होता है ऑर्बिट, एगो तो एक को निकलेगा ना कि दो को निकलेगा, नहीं सर HW में हाँ HW में, ये छोड़ो नहीं, वो सीख लो, उतना जरूरी नहीं है, क्या करेगा निकाल करके। हाइड्रोजन तुमको निकालना है तो निकाल लो, खुद से ले लो होमवर्क, ठीक है सर जागो निकाल हाइड बैठ के निकालते रहो भर दिन, 1 से लेकर 150, जितना 100 पीरियड टेबल में सबका। 118 हाइड्रोजन परमाणु के, हमको क्या दिक्कत है, तो काम करो जितना अधिक है करना। सोडियम परमाणु के तीसरे कक्षा की त्रिज्या निकालें, ये किसका बोल दिया है, तीसरे कक्षा तीसरी कक्षा त्रिज्या निकालें। 4Na एटम, सोडियम का सूत्र है ना Na एटम, परमाणु संख्या कुछ ही का सोडियम का 11 11 दूनी 22 11, 23 होगा, 23 होता हाँ, वही तय। किस कक्षा की बात बोला है ये, तीसरे कक्षा ऑप्शन में कह देगा क्यों कक्षा नहीं कहेगा तो तुमको मन है जिसका मन उसका निकाल लो। इसमें तो हाइड्रोजन में नहीं कहा, क्यों, इसमें क्या होता है, कहने के दूसरा कोनो एटम के इसमें दिख होता है, कह देगा उसमें, नहीं कहेगा मतलब उसमें क्या कक्षा होगा, तो देख लो निकालने के लिए किससे कक्षा निकाला जाता है, क्या कक्षा होगा, आगे हम बताएंगे कितना कितना किस में ऑर्बिट हो सकते हैं और किस में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ गया ना, तो टेंशन मत लो। तीसरी कक्षा का निकालना है, क्या निकालना है जी, तो Z बराबर कितना हो गया, 11 N बराबर 3 होगा ना, तो फार्मूला लगाओ, R बराबर फार्मूला क्या होता है, 0.53 N स्क्वायर बटे Z एंगस्ट्रम होगा, तो बोलो क्या होगा, 0.53 N का मान 3 तिया 9, Z का मान 11 एंगस्ट्रम, R बराबर 0.53 3 तिया 9 अब बटे 11 एंगस्ट्रम, बहुत गुना भाग किया है तुम, और ये निकल जाएगा गुना भाग करके 0.4, इसको करेगा ना गुना भाग 0.433 एंगस्ट्रम, समझ में आ गया ना। सर 0.53 क्या है, सूत्र है, अरे तो लिखल के नहीं देखे यहाँ पे तो तो 0.5 बता पहले ये सवाल बुझा, 9 को इसको अरे छोड़ो उधर, ये बुझा, हाँ मान लिया ये बुझ गया, 3 जो दिया इसीलिए, अरे 3 बोलने दिए थे कॉपी से सुनबे नहीं करता है, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, अरे तू 9 को स्पष्ट में 3 नहीं कर सकता है, यस तो फिर सनिकता मन नहीं आता, कह देते हैं सब बात, तो यो नहीं सुनता है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, भूख लगल है, छोड़ आता है खा का है, तो ये 3 लिखते। अगला क्वेश्चन, सब बात नहीं बोल देते हैं, एक बात छोड़ते हैं, बताओ एक भी बात नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सुनबे नहीं करता, तो यो कहता है ई कहे थे अरे सुन तो लिया करो पहले, एक एक बात को सुना करो गौर से, क्या बोल रहे हैं हम, सब बात बिन पूछले कह देते हैं, तो यो कहता है कैंची नहीं मारते हैं सिलेबस में, बोलो ना कैंची मारने के लिए, ठीक है, ठीक है, नाला है क्वेश्चन, छोटी गंगा, कैल्शियम परमाणु के है, पहले तो परमाणु नहीं था, बता कितना चीज बताए,
परमाणु, अणु, ये सिद्धांत, वो सिद्धांत। पहले डाल्टन साहब आया, त्रिज्या निकाल सुनो, पहले कौन आया? डाल्टन। डाल्टन साहब आया, सिद्धांत दिया। परमाणु बारे में अरे छोटा कम को परमाणु कहते हैं, इस छोटा कुछ नहीं है। और दूसरा आया रदरफोर्ड, परमाणु कहते हैं। काटो उसको, नाभिको एगो प्रोटोनो होता है। यस सर। हैं, तू कहाँ जा रहे हो? बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई पार्टिकल के खोज हो गए हैं। डाल्टन साहब थ्योरी फेल, बाद में बोर्ड साहब, अरे रदरफोर्ड साहब क्या बोल गए थे, बहुत खूब, गलत है। अब बाद में अब आएगा समरफील्ड, रदरफोर्ड साहब, बोर्ड साहब बहुत उड़ रहे थे आप, ये गलत है। और को आएगा बाद जिंदगी में, भर गलती करते रह गए। ऐसे होता है, वो आएगा, अभी वो कितना बस शोध होता है। शोध होता होगा। एगो साइंटिस्ट दिया और दूसरा एडवांस मशीन हुआ है, ये गलत है, आपका ही बात बोले थे। तो उसका दोस्त तब पढ़ेंगे हम लोग। पहले जब तक मार्केट में डाल्टन थ्योरी था, डाल्टन थ्योरी चल रहा था, और जब रदरफोर्ड थ्योरी आया तब डाल्टन का दोस्त भी पढ़ना पड़ा। अभी तब मार्केट में कौन चल रहा था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चल रहा था। और जैसे बोर साहब आया, गलत कर दिया रदरफोर्ड को, तब रदरफोर्ड का दोस्त पढ़ने लगे हम लोग। अब बोर साहब मार्केट में, समरफील्ड आएगा, बोर का दोस्त तब पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़े हो, आने दो समरफील्ड के मॉडल को तब समरफील्ड समझ में आ गया ना। ऐसे है, एगो कहा गया और दूसरे एगो लाइन जोड़ देगा, हमने कहा ये बात, ये मेरा हो गया। तुम भी कुछ जोड़ दो, तुम्हारा हो जाएगा। कैल्शियम परमाणु के, समझ रहे हो ना? चौथे जो चीज दिख नहीं रहा हम लोग उसका बात, ये सब दिख रहा है, शोध होगा। दिख तो रहा है, इतना लिख लेगा त्रिज्या। देखो तो ये पता कर रहे हैं, सब चीज नहीं कर रहे हैं, तो साइंस है, बिन देखे बिन देखल बात। कैल्शियम परमाणु के चौथी कक्षा के त्रिज्या का भगवान कहाँ है? साइंस में कुछ भी कहेगा ना, सीधा ZN पता कर लो किस कक्षा के बारे में बोल रहा है और कौन परमाणु है। कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है, कौन है, और उसका Z और उस कौन कक्षा का बोला हो, N हो जाएगा। बस फार्मूला आप रखो, उसका त्रिज्या, उसका वेग, उसका एनर्जी, सब बात निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन। तो कैल्शियम के लिए बोलो, 20। कैल्शियम एटम के लिए Z बराबर बोलो 20। N बराबर बोलेगा, N बराबर कुछ है क्या? चार देखे रही क्या बोल ओह वही देख रहा था, हमको लगा कुछ और इसमें लिखल होगा। वो करे सुनियो लेता है, देख भी लिया। देख भी लिया। अरे कंफर्म होना चाहिए ना, तब सही बात है, देख के कहा करूँ, नहीं लेना ठीक है ये। अच्छा बोलो R बराबर इसी बात का फार्मूला क्या होता है? इसी बात कर दीजिए तो 0.053 लिखा ना 0.053, उसके बाद बटा में 4 एंगस्ट्रॉन। सूत्र पहले कौन, बाद में R का फार्मूला क्या होता है? पहले सूत्र कौन, तब ना वो तो बुझ जाएंगे ना। सूत्र बोलो पहले, चलो लिखा फार्मूला। इधर लुक पुक कर रहा है, लुक पुक कर रहा है। 0.59। हाँ ठीक है 0.59। अरे मिलाते जाना, तुम पूछेंगे इसके बाद 0.59। आगा बोलो, अभी 3 बार सूत्र लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। एंगस्ट्रॉम बटे अब राहुल बोलेगा सर 0.5 हाँ 3, हाँ, और उसके बाद N स्क्वायर बटे Z स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रम Z N स्क्वायर बटे Z। था। देखो यहाँ पर त्रिज्या निकालेगा ना, मार्बल सुनो, अरे शांत रहो। त्रिज्या निकालेगा तो यहाँ N है, ऊपर में देखो Z है, अब बाकी दोनों में देखो ऊपर में Z है तब N नीचा में है, इसका उल्ट पलटी मार देना। समझ में आ गया ना? यहो में Z बटा N है, लेकिन इसमें Z बटा N सिर्फ है, एनर्जी करेगा ना तो इसका स्क्वायर कर देना, Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, एनर्जी में क्या होंगे? स्क्वायर ही है ना, एनर्जी में क्या होंगे? स्क्वायर ही है। ये सब ड्राइव भी होते हैं ना, हम लोग को नहीं करना है। जब ऑनर्स में जाओगे ना तब ड्राइव सीखना, क्योंकि हर एक इंटर में नहीं पढ़ने के लिए है। हम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, फार्मूला पढ़ करके और सबको निकालना है। समझ में आ गया ना? जैसे मैट्रिक का काफ़ी चीज़ जो इंटर में ड्राइव करते हैं, हम नहीं करते हैं, काफ़ी चीज़ है। त्रिकोणमिति में देखो बहुत कुछ सूत्र मिल जाएगा जिसको मैंने ड्राइव किया है। कैसे वैसे तो हालांकि मैट्रिक में भी हम ड्राइव कर देते हैं, कोर्स में एक्चुअली नहीं है वो चीज़ है। साइन 90 में थीटा कोर्स में है, प्रूफ करने का थीटा होता है मैट्रिक में, मैंने फिर भी प्रूफ किया है उस चीज़ को। 11th में तो करबे करते हैं, कोहो ने कोहो वो तो घसबे करेंगे। वो तो अपने मन से, हाँ वो तो कोहो ने कोहो प्रूफ करबे न करेंगे। करबे करना मतलब हम नेसेसरी है, प्रूफ करेंगे, हर एक चैप्टर का थ्योरी देंगे पूरा, सवाल तुमसे बनवाएंगे। समझ गया? नहीं बनाएगा तो ये बनवाएंगे।
तैयो ने बनाएगा तो पूछ लेंगे कि मान लेंगे तू बना लिया है, तू कहेगा ठीक है कह रहे हैं। ठीक है। देखते हो वो बेला बैच में झूठो लोग खूब कहते थे, हमको पता थी नहीं बनाया है सवाल, कहते तो बन गया है सवाल, बोलते बने हैं ठीक है कहा है तुम ही। ठीक है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं इसी बात पर। चलो बड़ी बढ़िया है सर, आपको भी तो बढ़िया होता ता है न हमारा हित सी था ना, और किसी किसी दिन धैर्य लेते थे हम। तो कहाँ जाओगे भाग करके हैं? तो ये मार पछाड़ के सवाल बन में ही लेते थे हम। तो कैसे न बनाएगा, पछाड़ते थे, नहीं कहते मार पछाड़, कहेगा हमसे बनवा लीजिएगा, नहीं बनेगा 2 नया चैप्टर चलेगा और बढ़िया है। बड़ी बढ़िया। नहीं पूछेगा डर तो हम पूछेंगे तू बन गए बना लिए उन सवाल, इजाजत बताने के लिए कहेगा सब सवाल बन गया है, क्या कहेगा सब सवाल बन गया। ठीक है। विद्यार्थी कहता है क्लास में, विद्यार्थी खूब कहता है ऐसा, सवाल क्या हुआ सब बन गया। कहेगा वाह फलना तो खूब इंटेलिजेंट है। बड़ी बढ़िया। कल तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे, पिछला वाला इधर वाला भी तू बना कया है कि नहीं, तो मेरे लिखल है कि हम सवाल नहीं बनाया है। हमको भी बोल दीजिए सर। करेंगे। अच्छा, हमको भी बोल दीजिए सर। आए हमको भी बोल दूसरे दीजिए दिन तो, किसी हम और तो दिन। नहीं बनाया है। त्रिकोणमिति कॉपी दिखाना ना पूरा हाँ, कल दिखाएंगे। तुम दिखाओगे कौन चीज सर? त्रिकोणमिति कॉपी? फेयर। हाँ हाँ सर, वो सब अभी में लेकर पूरा- आएंगे सर। अभी चलो, मेरा पूरे है। करते जाओ अपने फायदा के लिए। n बराबर क्या है 4, z बराबर क्या है 20 नहीं एंगस्ट्रॉम। दिखाएगा तो हमको पता है। चलो लेकिन बनाते हम जाओ बता देंगे। ईमानदारी पूर्वक। उसमें भी कुछ था जैसे कभी कभी, चलो नाम नहीं लेंगे नहीं तो तुम जाकर लड़ेगा। 4 पंचे 20, 4 बटे क्या होगा नहीं सर, नहीं बोल रहे 5। नहीं बोलेंगे, कहेगा मेरा सर बुरा क्या कर रहा लेना था, देना तुमसे है? क्या लेना देना है। घुस देगा ठीक है तब सर। घुस जमा करो, जीरो घुस देगा तब ने बोलेंगे। हाँ काहे बोलेंगे उसके बारे में, अच्छा होगा जो सर कम कर देंगे आपको। समझ में आ गया ना। तो ये देखो जो है ना, अभी जो मैंने पढ़ा ये न्यूमेरिकल था, ये क्या थे न्यूमेरिकल था। और किसी भी परमाणु का किस कक्षा का निकालना है त्रिज्या, वो तो निकाल सकते हो आसानी से, और उसका वेग और एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्या निकल जाएगा? सर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सर। ठीक है ना। हाँ सर निकाल के आएंगे। अच्छा तो जैसे यहाँ पर एनर्जी वाला है, सोडियम परमाणु के सब न्यूमेरिकल मिलेंगे इसमें। ना अंदर जा रहा है। सवाल बनवा लेंगे तो कैसे न बनाओगे। सोडियम परमाणु के तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालें, है ना। जो बोर एटॉमिक क्या बोले थे, बोले एटॉमिक थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस चारों तरफ एक निश्चित वर्ड लगा दे खाली। यही कौन ने लगाए थे? रदरफोर्ड साहब। नहीं लगा। फेल मार क्या, देखो एक वर्ड के कारण। हाँ सोचो, एक वर्ड साहब क्या जोड़ दिए, निश्चित। निश्चित। और रदरफोर्ड की बात नहीं बोलिए तो गलत हो गया, तब दोष में गिनती रदरफोर्ड का दोष है। सोच ले सकते हो। तो बोर साहब ये बोले थे कि परमाणु जो है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते। निश्चित ऊर्जा के साथ कितना ऊर्जा अब निकाल लेंगे। सोडियम परमाणु के तेसर कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन कक्षा में होगा सोडियम परमाणु के, एगो इलेक्ट्रॉन लेकिन होते हैं, हाँ होता है, दो एक होता है इलेक्ट्रॉन, जितना होगा उस सब एक एक निकलेगा। जब भी लगेगा फार्मूला तो जिस ऑर्बिट में बताओगे वो ऑर्बिट पूरा का निकलेगा, पूरा ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन उस सब का निकलेगा एनर्जी। समझ में आ गया ना, एगो दूगो का नहीं निकलता है, पूरा ऑर्बिट का निकलेंगे। तो बोलो, तो सोडियम बोलेगा तो जेड बराबर कहो 11, एन बराबर बोलो n बराबर 3, फार्मूला बोलो। अभी चालू ही हुआ है। हाँ तो बोलो ना, तभी ट्रिक नहीं दिए थे। अब फिर आर जिसको याद है उसको भी और दोनों याद है, बोलो याद है ना, इसीलिए अब पूछ रहे हैं ई, तो दिमाग में द्वारा आर क्या होता है। चलो बोलो ई एन बराबर सर। अच्छा कांस्टेंट नहीं रहेगा याद, तो खाली सिर्फ हमको एन जेड वाला वही बता दो, कांस्टेंट तो खाली नहीं रहेगा। तो हम ही समझते हैं एन जेड वाला क्या था, एन बटा जेड होगा कि जेड बटा एन होगा? n बटे z होगा। रामलाल क्या होगा? n बटे z होगा। क्या होगा? जेड बटे एन होगा, जेड स्क्वायर बटे एन। वेलोसिटी में जेड बटा एन था ना, इसमें स्क्वायर होंगे। आप कांस्टेंट रट लो, कांस्टेंट होता है -13.6, तो -13.6 गुना जेड स्क्वायर बटे क्या होंगे, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हमारे काफी में एक सूत्र मिल जाएंगे, किलो जूल पर मोल। क्या मिल जाएंगे? किलो जूल तब वो फार्मूले लगेंगे। तो किसी से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसे निकालने, इससे भी निकाल सकते हो। अरे 2 को 3 को मात्रक होते हैं ना, इससे भी निकाल सकते हो, या यहाँ जो लिखे हैं इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा है, चलेगी। समझ में आ गया ना? तो ई एन बराबर क्या होंगे? -1310। अब इसमें संबंध भी है किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 13.6। जेड का मान कितना है? 11 11 का स्क्वायर 3 तिया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया। ई वाला वोल्ट बराबर कितना होता है? ना करेंगे। कहते हैं कौन सी? एक ई जो है इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितना जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कुछ एक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर नहीं पता हमको। कहीं लिखे होंगे तो लिखा होगा। 1.6 और लिखल है, हमको लगा नहीं लिखे थे। तू तो कह रहा लिखल है। देख रहे हो ना? 1.6 ना 10। कहाँ यही से गुना आजकल तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? नहीं सर, ध्यान था। अरे ऊर्जा निकलेगा जूल में, हाँ तो सर, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और निकालना होगा ना ऑप्शन में जूल में, तो इससे गुना कर देना 1.6 जूल से। हाँ तो पूरा सीरियस रह जाए हमरा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइड्रोजन बर्ग हाइड्रोजन बर्गर सर विदा बर्गर। हाइजेनबर्ग का हाइड्रोजन। चलो बहुत पढ़े, अब नहीं पढ़ेंगे। है तुम्हारा मन है? अरे पन्ना पर राहुल करे छुट्टी दे दीजिए, इतना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, छुट्टी दे दीजिए। चलो वो खेल खेलते हैं। खेल लीजिए। हैं? सही से जवाब देना। ठीक है। आने नहीं देगा जवाब तो 1 टका 1 टका दे दीजिएगा। हम ही देंगे। हाँ सर दे दीजिए। हो एक चट्टा छोड़ देंगे तब। नहीं जागो 12 बजे कुछ छोड़ने। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये छोड़ देगा, हम थोड़े वो लोग खपिया देखते हैं कितना खेल। चलो खेल हटाओ, आज जनता जन सिद्धांत पढ़िए। देखो खेलते हैं। चलो कलम है, पता सर जी को खेल खेलते हैं। अभी घूर रहे हैं, ठीक है ना? अभी देख लेना सब। हाँ चलो बताओ खपिया कहाँ रखा हुआ है? जहाँ घुमा रहे वहीं रखल है। कहाँ? अरे कोई जगह बताएगा नहीं? जगह, उस जगह कहाँ है खपिया रखल? इन्फिनाइट अब कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, अब बोलो तो। अरे बोलो ना कहाँ रखा है? चल रहा बोले है। सर। अरे बोलेगा, तुम बोलो कहाँ रखा लो खपिया? आपके हाँ बोलो तो। हाँ सर, जहाँ पे बेसी देर रुकेगा वहीं पे होगा। हाँ तुम बोलो खपिया कहाँ रखल है? या कहाँ रखल है सर? हाँ बोलो ना जल्दी। और भी अरे खपिया कहाँ रखल है? सर कक्षा में घूम रहा है। अब अब अभी वो कक्षा में घूम रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कक्षा का छोड़ो, बोले मारो केमिस्ट्री। हम लोग क्या बोले? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। क्या बोले? गेम खेल रहे हैं। तो सब फिर सर कक्षा में केमिस्ट्री कहाँ पर हम खेल रहे हैं? तो फिर कक्षा कहाँ? खेलने में कक्षा सिखा है? तो बोलो ना कहाँ रखल है? इधर रखा हुआ है इस पैड पे। हैं? पैड पे। पैर पर नहीं, और बोलो थीम पे। इसका पोजीशन बताओ। अभी जैसे ये रखल है तो बोलेगा यहाँ रखल है। अब बोलो कहाँ रखल है? आप तो पता नहीं चल रहा है कहाँ रखल है। यही बात है, बोले हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग क्या बोला? कोई इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है ना, वो कहाँ है नहीं बता सकते हो। सब कोई पोजीशन व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के पास होते हैं मोमेंटम होते हैं और पोजीशन, यानी कि मोमेंटम मतलब वेग और स्थिति। दोनों में से एगो को ना बताना होगा तो दूसरे को जीरो करना पड़ेगा, तब बता सकते हो। स्थिति और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बताए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी ये रेस्ट में, इसका वेग क्या है? अरे इसका अभी ये रेस्ट में, इसका वेग क्या है? तो बोलेंगे यहाँ रखल है। गति में रहेगा, वेलोसिटी है, तो पोजीशन नहीं बता सकते हो। यही कहा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत बढ़िया। अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और समझते हैं। हाइजेनबर्ग नाश्ता कर रहे थे कि कौन सी नाश्ता करेगा? रसगुल्ला टिकरी बर्गर हाइजेनबर्ग साहब खा रहे थे। एगो बगल से कोई आया, व्यक्ति बहुत परेशान थे, टेंशन में था कि साला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अभी तक देखो इलेक्ट्रॉन का अभी तक पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन होंगे उप कक्षा में, यहाँ होंगे वहाँ होंगे। झूठा फालतुआ का बात सब किया, पते न अभी तक इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। अनुमान एगो कयास लगाते हैं कि यहाँ भगवान होते हैं। इतना शोध करके दे दिया, तुम लोग उसको रटो। अभी हम शोध कर रहे हैं फिर से। समझ रहा है ना? जैसे कहते भगवान कहाँ? अरे वहाँ है ही नहीं वहाँ। एक क्या लगाते हो? कयास लगाते हो, अनुमान लगाते हो। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति थे, वो पूछे हाइजेनबर्ग से। व्यक्ति बहुत परेशान थे। क्या पूछे हाइजेनबर्ग से? अरे इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? हाइजेनबर्ग
आपसे पूछे, कौन कोई व्यक्ति पूछे होंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हाइजेनबर्ग बोला हमको पता है, आपको पता है, हमको तो अभी तक पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। बोला इधर आइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है किसी को नहीं पता, यही हमको पता है। किसी को पता नहीं है, यही कहे कैसे प्रूव करिए, तो बोला देखो एक कलम है ना, इसको अरेस्ट में है, अरेस्ट में इसका वेग क्या है, 0 तब बता सकते हो कहाँ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकले का तो चक्कर लगाता है, वो अरे वो घूम रहा है ना, तो घूम रहा है तो पोजीशन नहीं बताया जा सकता, नहीं सिर्फ बता सकता है, ये बता सकते हैं कि 10 से 10:30 के बीच में ई जगह पर मिल सकता है। कुछ एक टाइम लिमिट कर दिया, टाइम लिमिट से हो जाए। समझ रहे, जैसे तुम दरबार बना रहे हो, यहाँ से जाने ये जगह है, एक जगह यहाँ है, यहाँ से आने में 2 मिनट लगेगा, बोलेंगे ना 10 बजे यहाँ है, तो हाँ 10 से 10 2 मिनट में इसी बीच में मिलेगा। एक कयास अनुमान लगा सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन इन्हें कह सकते हो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वहाँ है, जहाँ उंगली के रख सकते हो आगे बढ़ जाएगा। इसी को कहते हो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी का सिद्धांत। मतलब किसी भी वस्तु का पोजीशन और वेग एक साथ नहीं बता सकता है। यदि पोजीशन बताते हो तो वेग को शून्य करना पड़ेगा, और यदि वेग बताते हो तो पोजीशन को शून्य करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं कह सकते हो। इसी को की कहते हैं जी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कौन चीज, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, अरे इलेक्ट्रॉन को कक्षा में झूठों का दिया है, जहाँ अधिक संभावना है वही मिलेगा। अभी मेरा संभावना यही मिलेगा ना, तो मेरा ऑर्बिटल हो गया ये, लेकिन जरूरी है यहीं रहेंगे हम। अभी जैसे हम रेस्ट में है तो कह देगा यहाँ है, आगे ऐसे ऐसे करेंगे, आप बोलो कहाँ, तू ऐसे उंगली करेगा तब तक इधर भाग जाएंगे। अरे बात बुझा जब, अरे सिद्धांत हुआ क्लियर, की बोला हाइजेनबर्ग, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहीं नहीं, अनिश्चित है, यही हमने कहा, इसीलिए बता दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो मोमेंट बराबर, मोमेंटम करते हो पी सिंडिकेट, अब पी बराबर होता है एम बी, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है। तो हाइजेनबर्ग वेलोसिटी ने बोले थे, एक्चुअली वर्ड जो यूज किए थे ना वो मोमेंटम यूज किए थे। सुन लो, हाइजेनबर्ग इस सिद्धांत आप पढ़ देते हैं लेने एक बार। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, और तुम उसको पता कर सकते हो इलेक्ट्रॉन मास, और पहले पता कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास 2-3 क्लास में बताए थे इलेक्ट्रॉन का मास इतना 9.1 × 10⁻31 kg होते हैं, बताया ना मैंने। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमको पहले से क्या है पता है, उसका मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, मास उसका क्या है फिक्स, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना। अच्छा वेग वो हो सकते हैं वेरिएबल, वेग क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं ना। तो मोमेंटम मतलब समझना कि वेग कह रहा है। एक्चुअली हाइजेनबर्ग साहब इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम के बारे में जब बात किए थे, तो मोमेंटम मतलब वो दिमाग में उसका वेग ही चल रहा था, इसलिए मैंने वेग लेकर समझे। लेकिन यहाँ वर्ड यूज करेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे, मोमेंटम यूज करेंगे। किसी भी वस्तु का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बताया नहीं है। मोमेंटम मतलब क्या बुझना दिमाग में, वेग बुझना, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है ना जी, रटे हो उतना ही है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसने क्या सिद्धांत दिया उस चीज़ को देखो। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए है लागू। क्या है, सब के लिए है लागू, समझ में आ गया। तो किसके सब पर, एनीबॉडी। हालांकि सूक्ष्म कण की यहाँ बात किया तो केमिस्ट्री की भाषा में बात की, तो खुद पर ही अप्लाई कर सकते हो, मैंने भी अप्लाई करके दिखाया है तुमको। क्योंकि सब चीज़ हमेशा गति नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग उसके लिए बात नहीं करते हैं, कारण बता दिए। हम लोग रेट में भी कभी रहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं पोजीशन बताया जा सकता है ना। तो जिस किसी भी चीज़ के पास मास है और उसके पास वेग है, तो उसका मोमेंटम बात करते हैं, समझ रहे हो ना। क्या लाइट के मोमेंटम बात करते हैं, कभी सुने हो लाइट का मोमेंटम? नहीं, लाइट की बात करते हैं वेग, उनके पास मास तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल मास है। वेग बहुत चीज़ के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास भी वेग है, हालांकि है मास कह सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होने करेंगे, तो कौन बड़ी बात है। तो जैसे हम बता रहे हैं मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सी बराबर क्या होंगे एम वी। तो मास फिक्स, वेलोसिटी तो दिमाग रखना। तो इस सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार
इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण और कोनो जो इससे छोटका कण इसके जैसे होगा, पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ मालूम नहीं किया जा सकता है। अब समझ में आ गया होगा। एक साथ नहीं, मतलब तू कहाँ बताया था, तो बताया था कि यहाँ पर है, बेगति कर रहा था, अरेस्ट मत कर दिया, वहाँ पर रखल है, वही बात। पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बताया जा सकता है। यदि पोजीशन मालूम किया जाता है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है, अनिश्चित कहा नहीं जा सकता है। यदि पोजीशन मालूम करेगा, मोमेंटम क्या होंगी, अनसर्टेन, अनिश्चित, मतलब शून्य हो सकता है, शून्य हो जाएगा, तब यही अनसर्टेन मतलब अनिश्चित हो जाएंगे। अच्छा, यदि मोमेंटम मालूम करेगा, गति रहेगा, तो उसके पास मोमेंटम होंगे, तो पोजीशन अनसर्टेन, पोजीशन मालूम नहीं किया जा सकता है तब उसका। अभी तुमने किया है, नहीं तो पता नहीं चलता है कि अनसर्टेन अनिश्चित मतलब लंबा वर्ड क्या है। ये दोनों बात हुआ क्लियर। तो इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से, तो मैंने जैसे कहा कि एक रेंज में कह सकते हो इतना % है कि इस रेंज में कुछ इतना इतना टाइम बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसी पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक यहाँ से है कि दोनों के बीच में मतलब जो है क्या रिलेशन है, पोजीशन मोमेंटम में क्या रिलेशन है, कितना कितना % एक्यूरेसी है, तो वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये होंगे ग्रेटर देन इक्वल H/4π। यही है संबंध हाइजेनबर्ग साहब दिया, एक रिलेशन। क्या रिलेशन दिया हमको ने दिमाग लगा दिया था, अब बात का क्या वही कहिए दिया मैंने। ये दोनों रिलेशन दिए थे, किस में, पोजीशन और मोमेंटम में। ये क्या है, रिलेशन है। जहाँ लिखा हुआ है डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनिश्चितता, मोमेंटम, और ये है मतलब है चेंजिंग, डेल्टा मतलब क्या होती है, चेंजिंग, एरर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। समझ में आ गया ना, नहीं रखना। एच है प्लांक्स कांस्टेंट, बताया इसके बारे में कभी, क्या बताया हुआ है, मान इसका क्या है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो करेंगे। बोलो क्या कहना है, यही फार्मूला एगो दिए इस सिद्धांत के अनुसार। अब हमको मेनली सिद्धांत समझ में आया सबको, बस वही समझो, ये नहीं समझना है, सूत्र दिए थे समझना, किया पूछना होगा तो चलो मिल के आते हैं हाइजेनबर्ग से। किलोग्राम खत्म, जगह खाली है ना, और टाइम भी खाली है तुम्हारे पास, और तुम्हारा मन भी है कि हम तो पढ़ना। नेक्स्ट पेज लाओ। देखो यहाँ से निकालना होगा ना, मोमेंटम बराबर होता है ना एम भी, एम भी रखेगा यहाँ पर, एम भेज देंगे बटा में, तो कहीं 4πm भी मिलेंगे और डेल्टा डेल्टा भी मिल सकते हैं। बात क्लियर हुआ। अरे पी बराबर एम भी होगा ना, तो इसके बराबर धरेगा ना एम भी, तो एम इंटू भी एम बटा इधर चला गया, अभी रह जाएगा, तो डेल एक्स इंटू डेल बी बराबर H/4m या 4πm, वो भी कर सकते हैं, बहुत जगह भी मिल सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखो, अब दो आदमी में टक्कर होगा, एगो बेरोजगार आइंस्टीन, एगो प्लांक में। वो कहेगा हम बड़ी तो हम बड़ी, और डी ब्रोगली कहेगा हम बड़ी। खोलने रहे बेरोजगार से, इतना तुम लोग पेज भी नहीं खोल सकता है, सर आप बता रहे थे तो बोले सुन नहीं सकता है। माठी में ला जल्दी पेज लाओ। इधर लगाएंगे। तो अब है डी ब्रोगली क्वेश्चन। डी ब्रोगली क्या दिए थे, या ड्यूअल नेचर ऑफ, ये DUAL होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्वैत आचरण, दोहरी आचरण नहीं कहते हो, ये आदमी दुमर्जा वाला बात है, DUAL होगा। उस दिन से सही भी नहीं किया है मैंने। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, DUAL, हाँ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का दोहरी नेचर, द्वैत आचरण नहीं कहते हो, आदमी दो आचरण का है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता नहीं है। तुम्हारे बारे में कहेंगे इंटेलिजेंट, कभी कहते हैं बुर्बक है, नहीं कहते हैं जी। अच्छा लगा होगा सुनने में, तुम्हारा नंबर भी आएगा कभी। हम ऐसे इंटेलिजेंट नहीं है, हम मान लिए हैं, बाद में प्रूफ कर देंगे नहीं है। आगे चलो, डी ब्रोगली साहब क्या बोले थे, देखो दो गो आदमी में घमासान युद्ध छिड़ गया, आइंस्टीन में प्लांक कहा हम ऐसे बोले तो ऐसे कह देगा, सुनो। और आइंस्टीन एक जाने माने साइंटिस्ट है, अभी तक में सबसे अधिक IQ किसका पावरफुल है, आइंस्टीन का, और आइंस्टीन का इनर IQ लेवल सबसे अधिक है, और इतना अधिक है, एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, टिकट गायब, टिकट या टिकट कहाँ है, वो कहा अरे टिकट तो कटाए थे, टिकट है ही नहीं। खोजने लगा कहाँ है टिकट, टिकट कोई बात नहीं, आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। कहा यदि टिकट नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा हम जा कहाँ रहे थे। इतना दिमाग ठोस था उसका। अब बात बुझ गया ना, अरे बुर्बक ने, ऐसा हकीकत में हुआ है,
उसके साथ, समझ में आ गया ना। और इतिहास में अभी तक का सबसे अधिक IQ उसका माना जाता है, आइंस्टीन का सर ये वाला क्या बोले अभी है। जो मतलब उसके साथ ऐसा हुआ है तो मैंने बोला उसको में क्या दिक्कत है, ऐसा उसके लाइफ में घटा है तो हम उसमें उसी जाके पूछो काहे हुआ काहे बोला। चल जा रहा था कहीं में उसका हाँ तो तब इतना IQ ठोस था। तू कहते हो हम भूल जाते हैं, अरे भूलता तो वो भी है जिसका धरती पर सबसे अधिक IQ पावर है, वो भी भूला, उसको खुद नहीं पता था कि अपना एड्रेस सभी भूल गया। वो कहा यदि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम जा कहाँ रहे थे। समझ में आ गया ना। एक बार वैसे स्टेशन पे गया, समझ में आ गया ना, टिकट लेने का नाम पूछता है आपका नाम क्या, उसने लगा कि मेरा नाम क्या है, सोचते उसको ये भी भूल गया कि मेरा नाम क्या है। अरे वो लोग साइंटिस्ट थे, हमेशा रहते कैलकुलेशन बिजी रहते थे, दिमाग में उसका कैलकुलेशन चलते रहता था, अपने कैलकुलेशन में है वो फंसे, मतलब नाम क्या है कोई कुछ वो पता ही नहीं है। सिलेबस बाद में कहती मतलब अरे ये तो आइंस्टीन है, इसका नाम आइंस्टीन, अच्छा आइंस्टीन है, चलो ठीक है आइंस्टीन। इतना बिजी रहते हैं। समझ गया ना। वो ट्रेनों पे कैलकुलेशन उसका चल रहा है, एटम ये है, न्यूक्लियस है, पूरा एकदम एक्सपेरिमेंट दिमाग में करता है वो। इतना बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, आधा आधी नया एक्सपेरिमेंट दिमाग में कर लेता था, सब फोटो सब दिमाग में बन चुका है। 50% एक्सपीरियंस, जैसे फराडे भी हैं, वो भी बताएंगे इस बारे में तुमको। जब जनरेटर सब का उपयोग यूज इलेक्ट्रिक करंट सब पढ़ाएंगे ना तो पता वहाँ चर्चा डिटेल करते हैं। ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिसका आधा कैलकुलेशन कहाँ होता था, बार में। नया एक्सपेरिमेंट जो कभी नहीं हुआ है, नया एक्सपेरिमेंट का पता नहीं कौन दिमाग उसके पास है, नया एक्सपेरिमेंट पे आधा दिमागे में माना के तैयार है फोटो, बाद में आज पूरा एक्सपेरिमेंट तुरंत पूरा कर दिया, एक बार में सफल सक्सेसफुल। वो सब मनुखे है। चलो होगा। और घमासान युद्ध छिड़ गया और आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट है फिजिक्स के क्षेत्र में, और जो थ्योरी दिया था E बराबर mc², कि एनर्जी और मास, थोड़ा सा आइंस्टीन का बड़ाई कर देते हैं, क्योंकि बड़े आदमी का बड़ाई करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, सुकून होता है। इसका कोई दोष नहीं था, किसका, यही एकलता है। सब जगह इसका रूल लागू है, अभी तक तो नहीं है दोस्त, आगे देखेंगे। आइंस्टीन का सर हाँ एगो तो न्यूटनो बढ़िया था ने सर, ओकरो बहुते जगह देखे। अपने अपने जगह सब ठीक है, समझ में आ गया ना। हमको कुछ नहीं करना है, सबका थ्योरी पढ़ना है। जो जिंदगी भर दिया ना एक थ्योरी देने में जिंदगी बिता दिया, ऐसे ऐसे हजारों साइंटिफिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं और महीनों में पढ़ लेते हैं। हम लोग का दिमाग इसीलिए उससे भी अधिक ठोस होना चाहिए। सोचो नहीं है बेचारा एमसीएस कर देने में कितने दिमाग खराब किया होगा, कभी नामे नहीं पता कि मेरा नाम आइंस्टीन, दूसरे को बताया। और उस समय साइंटिस्ट थे वो, तो न्यूज में नहीं आता रहता है कि पेपर छपते रहता है, तो एक व्यक्ति बोला अरे तो आइंस्टीन साहब हैं, तब पता चला, टिकटों भूल गया। एक बार इतना लोग फोटो खींच लेता, देखा होगा ऐसे वाले साइंटिस्ट का, नहीं देखा होगा आप आते हुए, नहीं देखे हो कभी, मारो सर्च मारो आइंस्टीन, मतलब आइंस्टीन का मीडिया सब फोटो खींचता था आइंस्टीन का। सर लुक नहीं कहते हो, थोड़ा स्माइल स्माइल, वो क्या किया है, स्माइल कहा ना, जियो को बाहर कर दिया, लो स्माइल। लोग पूछता है कि बुर्बक है, नहीं वो आइंस्टीने है, नहीं कहते हो आइंस्टीन कोचिंग। सुनो, तो आइंस्टीन एक थ्योरी दिए थे जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हो, और यही है आइंस्टीन। ये कब का लुक का बुझा, लोग क्या कहते हैं, लुक थोड़ा दीजिए, क्या दीजिए कहा लो लुक। समझ में आ गया ना। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जब ये थ्योरी आया था साइंस के क्षेत्र में भूचाल मच गया उस समय। आइंस्टीन साहब क्या कह दिए, बोला मास और एनर्जी एक ही चीज़ है, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसने अपने शोध के दौरान एक थ्योरी दिया जिसे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं हम लोग, और E ई क्या है, आइंस्टीन मास, इस सूत्र को क्या कहते हैं, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टीन मास एनर्जी। इससे पहले कोई नहीं बताया था कि मास और एनर्जी में कोई संबंध है, और फर्स्ट बार बताया आइंस्टीन ने कि मास एनर्जी में संबंध है। इसीलिए इस फार्मूला को आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, मास है मास ऑफ फोटोन, ई एनर्जी ऑफ फोटोन, ई बराबर mc²।
यानी कि किसी बॉडी के पास इतना मास है, वो मास को बदलेंगे एनर्जी में, तो उसके पास कितना एनर्जी होगी। यानी कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। ये बात प्रूफ किया था आइंस्टीन सबसे पहले, और इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। नोबेल। हाँ तो चलो ये निकलेगा फार्मूला। यदि छोटा मास के एनर्जी होंगे तो छोटे उसके पास मास होंगे, बहुत छोटा बॉडी है तो एनर्जी उसके पास कम होंगे, तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर सी क्या है जी, एक्चुअली लाइट के बारे में बात की थी। सी बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतना होता है एम मास ऑफ बॉडी ई एनर्जी पास्ड बाय द बॉडी ऑफ मास। समझ में आ गया ना, ये चीज़ है। सर एगो चीज़ पूछ सकते हैं? पूछो, दो गो चीज़। हाँ बोले मतलब ऐसा कौन सा विषय है जिसमें मतलब नोबेल पुरस्कार मैथ नहीं चाहिए रे बाप। मैथ में क्यों नहीं मिलता सर? टेंथ मैथ में फिजिक्स में मिलता है। मतलब मैथ में क्यों नहीं मैथ मिलता? में काहे मिलता है? ये लोग अपना नियम कानून बनाया हुआ है कि हम इसी क्षेत्र में देंगे, भविष्य में आने वाले समय जुट जाएंगे। अच्छा मैंने पहले भी कहा मैथ आर्ट है कि साइंस है? आर्ट। वो चीज़ पहले कह चुके हैं, आर्ट में नहीं मिलता है नोबेल पुरस्कार। आर्ट में नहीं मिलता, मिलता था सर। कहाँ मिलता, साहित्य में मिलता है। साहित्य हिंदी सुने हो साहित्य। हिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार? हम तो नहीं सुने हैं। हिंदी साहित्य शायद सुना होगा, लिटरेचर सुना होगा, जी सर हिंदी। लैंग्वेज पेपर पॉलिटी में पढ़ना। मेरे सिलेबस में कोई दिक्कत? नो सर जी लिखता है पैसा। आइडिया लगा आइंस्टीन क्या कहे थे? हाँ अच्छा सर आइडिया। अब इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान आइंस्टीन साहब बोले थे, अब देखो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, बोर एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है। कन बोला, बोर साहब क्या बोले? बोर एटॉमिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है नेचर का होता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, बोर साहब बोले कोई बात नहीं है। अच्छा लोग भी खूब माना। इस बात का समर्थन आइंस्टीन ने भी किया कि बोर साहब ठीक कह रहे हैं। सुनो बोर साहब क्या बोले? ठीक है बोर साहब के कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है, आइंस्टीन का ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। और जबकि आइंस्टीन समर्थन किया, और जबकि प्लांक के अनुसार इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। प्लांक के अनुसार पहले बोर साहब क्या बोले? इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है? पार्टिकल। कण टाइप का, वो कण है, एगो छोटका कण है। इस बात का समर्थन आइंस्टीन ने भी किया। बोर साहब बहुत उछल कूद कर रहे हैं। कहा प्लांक, थोड़ा रुकिए। प्लांक साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। किस नेचर का? वेव नेचर। और पार्टिकल वेव में तुमको पता है, पार्टिकल के मूवमेंट से ही डिस्टर्बेंस जब होते हैं ना, तो उसी से वेव उत्पन्न होता है। अच्छी तरीका जानते हो, इलेक्ट्रो पढ़ा चुके हैं हम कि माध्यम के कण जब उछल कूद करेंगे, जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, डिस्टर्बेंस को ही वेव कहते हैं। वेव क्या है? वेव इज द डिस्टर्बेंस। जब किसी माध्यम को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं तो उससे एक वेव क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन है वेव पार्टिकल नेचर का। बोर साहब बोले, समर्थन आइंस्टीन किया, ठीक है। प्लांक साहब बोले कि नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर का। किस नेचर का इलेक्ट्रॉन है? वेव नेचर का। अब दोनों में लड़ाई हो गया। अब बीच में दादागिरी करने है डी ब्रोगली का, अमेरिका समझ लो। डी ब्रोगली बीच में आया, हम दोनों में क्या कर देते हैं, मिलान दूर। डी ब्रोगली कहा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का ही होता है, वेव नेचर का भी होता है। और मेरा थ्योरी हो गया, आज सब मानना। डी ब्रोगली थ्योरी हो गया। ये समझ रहे हो ना कैसे करता है ये लोग? चढ़वा था लेकिन सर, डी ब्रोगली की चढ़वा करेगा, था। कमेटी में से होता है, खोज करेगा कोई और दोसर मिला देगा वो। मिला देगा, कहेगा ये हमने कहा है। अब तू गलत करो फिर तुम्हारा थ्योरी मानेंगे। समझ में आ गया ना? वाह भाई लूट लिया। ये कुछ नहीं किया है, दोनों इक्वेशन लिया, आइंस्टीन के इक्वेशन और प्लांक के इक्वेशन, दोनों को फेंट दिया, बोला मेरा समीकरण हुआ, आगे चलो, जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। और कुछ नहीं किया, काम किया कोई, नाम लिया कोई, काम ना वो चीज। अरे डी ब्रोगली लिखे नहीं थे अभी तक, लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। बहुत खूब। चलो बात है डी ब्रोगली के नाम नहीं ना बात है, बोला हम कमा ले कुछ क्षेत्र में। डी ब्रोगली इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहते हैं। एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, कभी फोटो खिंचवाए हो? जी सर। कहाँ पर? नहर पर खड़ा था कि दौड़ रहा था? सर पुलाव बैठल थे। हैं बैठ करके? हाँ फोटो पूरा साफ आया होगा एकदम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कभी आज जाना और व्यक्ति का ना दौड़ो और तब खींचना फोटो। खिंचाए दौड़ के।
क्या फील होता है? उसमें मतलब फोटो अथी पीछे में क्या रहता है? अथी है देखता होगा कि मतलब एक धुंधला टाइप के पीछे में लगेगा, एक पीछा बन वेव जाता टाइप से बन रहा है, बन रहा, देखते हाँ। हो? यानी कि कोई व्यक्ति यदि गतिशील है ना, वो तो कम गति हो तुम, जैसे विमान सब गति करता है, पीछा में एक हवा का बंडल टाइप के बन जाते हैं, धुंधला धुंधला टाइप का। ऐसा मैंने दिखाया है वेव चैप्टर में, पर बताए देखो ऐसे होते हैं, विमान में दिखे वो किया था, देखो इस प्रकार से होते हैं। समझ में आ गया ना? क्लास के बाद राफेल सर्च करना, राफेल फ्लाइंग सर्च करके दिखाई यूट्यूब पर दिखा था, यूट्यूब पर राफेल फ्लाइंग देखना। जब वो चलता है ना, हवा को चीरते हुए चलेगा वो, और पीछा में हवा का बंडल। अब तुमको मिसाइल के बारे में पढ़ाए हुए हैं कि मिसाइल का स्पीड हवा के स्पीड से अथी अधिक, यानी ध्वनिक चाल से क्या होते हैं? ज़्यादा। ज्यादा होते हैं। ये बात होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति गतिशील है, यानी कि कोई कण है, और यदि गतिशील है तो वो पार्टिकल नेचर का तो है ही, हाँ। और वो वेव नेचर का, वो वेव क्रिएट करता है। गतिशील वस्तु क्या बनाती है? वेव, तरंग उत्पन्न करता है। कैसे संभव है? संभव है। तू फोटो जा क्लिक करना समझने के लिए, एक रेस्ट में खींचना फोटो, और कहना दौड़ो, और तब खींचना फोटो, और पीछा में देखा धुंधला धुंधला सा, मतलब छाया टाइप कुछ इस प्रकार हल्का फल्का दिखाई देगा हाँ तुमको। सर दिखा देते ऐसा दिखाया ऐसा, तो वो वेव हो गया। क्या हो गया? वेव हो गया। इलेक्ट्रॉन कण नेचर का था ही। तो डी ब्रोगली वही बताइए। इसी के आधार पर इस हमने समझाने का प्रयास किया कि गतिशील व्यक्ति के पास क्या होते हैं? वेव। जब हम लोग गतिशील खुद होते हैं, ऐसे तो दौड़ेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मोबाइल में फोटो खींचो, खुली आंख से नहीं देगा दिखाए, मोबाइल में दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? तो गतिशील कोई वस्तु है तो वो वेव क्रिएट करेंगे। माध्यम में क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है माध्यम को। तो डी ब्रोगली अच्छा ठीक है। तो डी ब्रोगली बताए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर का भी होता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, आइंस्टीन साहब कह के गए थे, आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। बोला कोई बात नहीं, एनर्जी और मास एक चीज है। अब प्लांक के अनुसार, अरे किसके अनुसार? प्लांक के अनुसार E बोला E बराबर h न्यू। वो भी सही है। प्लांक साहब की बोले E बराबर h न्यू। h प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू पढ़ चुके हैं उधर। बोरो नहीं ऐसा कौन होता है थे? वो रट लेना, पूछा है टेक्निक में एक बार, पूछा है एक बार प्लांक कांस्टेंट कितना होता है। हमको सोचा आश्चर्य लगा कि कैसे पूरी कैसे बनाएगा, इसीलिए बोल दिया रट लेना उसको। आइंस्टीन क्या बोले? बराबर फेल हो जाएगा उस mc²। उस अनुसार से वो शोध के थे लाइट्स पर। एक्चुअली तो लाइट्स एक प्रकार की वेव ही है। उस थ्योरी में कहा था उसने, लाइट्स वेव है, फोटोन मतलब वेव। और इसके अनुसार, प्लांक के अनुसार E बराबर ये क्या हो गए? h न्यू हो गए। E बराबर h न्यू, E बराबर mc², E बराबर h न्यू, है ना? चलो लाइट्स वेव है। तो एक एंड दो से डी ब्रोगली कुछ नहीं किया, दोनों को बेचारा ईंधन करके समीकरण दिया ना, यो दिमाग खराब समीकरण दिया। डी ब्रोगली कुछ दोनों को फेंक दिया। चलो ई LHS बराबर RHS की होगा? सीधा मूर्खा दिमाग। अरे LHS बराबर RHS क्या होगा? अरे दोनों तो एनर्जी है ना, LHS बराबर RHS क्या होगा? हाँ हाँ। तो ई बराबर तो यहाँ से mc² बराबर की होगा h न्यू। mc² बराबर क्या होगा? m न्यू। और चूंकि यो पढ़ चुके हो, न्यू बराबर c बटे लैम्डा, फिजिक्स में पढ़े हो। अरे पढ़ा है न्यू बराबर c बटे लैम्डा, c बराबर पढ़ा है लैम्डा, पढ़े हो तुम, ये चीज पढ़ चुके हो। कुछ न करना है, फार्मूला कर लाओ, यहाँ उठा के रखो। तो mc² बराबर h इंटू न्यू की जगह धरो c बटे क्या होगा? अच्छा, एगो सी चला गया। तो mc = h अपॉन क्या होंगे? लैम्डा। यानी कि m क्या है जी? मास है, और c क्या है? वेलोसिटी। अब बराबर h अपॉन क्या होंगे? लैम्डा। अब देखो मोमेंटम बराबर MOMENT है, मोमेंटम p बराबर, मोमेंटम बराबर होता है h बटे लैम्डा। क्या ई कहाँ पढ़े थे आप? तो बोले थे mv। नहीं पढ़ा है तो सूत्र उत्थीन निकालो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा से लिखे होंगे।
पहले का लेवा हाँ तो रखें उसमें और कुछ ऐड करना है हमको। वो लोग को कुछ और बताए थे शायद उस समय हम, है तो है यहाँ पर देखो। मोमेंटम P बराबर एक फार्मूले हालांकि हैं, ये कहाँ से होते हैं थोड़ा सा बता देते हैं, है ना, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अरे सोचो, दिमाग ने काम कर रहा है, सोचो, कुछ नहीं है इसमें, इधर शांत रहो। देखो ये क्या है, MC M क्या है, मास C क्या है, वेलोसिटी बराबर क्या लिखल है, h बाय लैम्डा मोमेंट बराबर P बराबर M भी, ठीक है तो लिखल है, दिमाग नहीं लगाया मैंने, सोचने लगा। अरे P बराबर क्या पढ़ा है, M भी पढ़ा है, तो यहाँ पे M भी लिखल है तो P लिखने में तुमको क्या दिक्कत है, ये तो वही लिखल है जो लैम्डा लिखल है। इसको मानो प्लेटफार्म नंबर 3 चटका 3 मान लो। बाबा कौन दिए थे बोर्ड कुछ नहीं है, लैम्डा क्या है यहाँ से, तरंग दैर्घ्य, यही है डी ब्रोगली इक्वेशन। समीकरण 3 डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाता है। इतना को तू ही कर देता उस समय तो तुम्हारा नाम लेकिन किताब में रहता। मिस करती है की पता डी ब्रोगली कतरी हम लोग पता नहीं कुछ किया ये सीधा लेक्चर बराबर क्या कर दिया, कुत्ता वाला काम करे नाम किसका हो गया, सर कराए उस जन्म में हम ही तो नहीं थे डी ब्रोगली। समझ में आ गया ना, जैसे दो आदमी लड़ रहे हो सकता है, दो आदमी वो कुछ कर रहा है, वो बीच में कहा कि हम दोनों सही है, मेरा नाम हो गया, वही किया कौन, बना लिया डी ब्रोगली। इसको किस समीकरण नाम जानते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। P बराबर क्या होते हैं, H बाय लैम्डा, प्रूफ हो गया। तो समीकरण 3 डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाता है। इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन का संवेग उसके तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन का संवेग मोमेंटम वेवलेंथ क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, पता है चल रहा है। चलो और चलता है हो गया आपकी चले राहुल कह रहा पढ़ाएंगे, नहीं सर दिमाग राहुल कह रहा तो नहीं पढ़ाएंगे, ना वो बोलेगा तो नहीं बोलेंगे, मानेंगे उसके बाद। कहीं देखो तुम्हारा मन है पढ़ने का, आप सर छोड़ तुम्हारा मन है, घंटा क्लास चला इच्छा है तुम्हारा 1% मान के चलते तुमको इच्छा है। और इस चैप्टर का यदि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो वो कल टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर। एक घंटा पूरा ये दीजिएगा ना, सर सब absent हो जाएंगे। क्वांटम थोड़ा सा सेकंड क्वांटम थ्योरी पूर्ण दीजिए एक हाँ? पूरा पूरी एक पूरे का तो दिक्कत है, एक नहीं